होगा। आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वादा डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी का दूसरा भाग जो पद भाग है, अर्थात जिसमें हम लोग कविता पढ़ते हैं, ठीक है ना? इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने गद्य भाग का पोस्टमार्टम किया था, बवाल मचाया हुआ था। आज के इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 12 चैप्टर है टोटल, ठीक है ना? उसका जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एकदम करेक्ट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, बवाल वाला क्वेश्चंस, उसका हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बवाल मचाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गँवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहली बात भाई साहब, पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने बवाल मचाया हुआ था, वो भाई साहब हम वीडियो जितना भी था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन सभी का हम लोग चर्चा किए बिल्कुल बवाल तरीके से। और आज इस वीडियो में भाई साहब हम लोग पद भाग का यानी इसी को खंड भी लिखा होगा, खंड भाग का पोस्टमार्टम करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, बात समझे कि नहीं, आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं, उसके बाद हम अब टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक होगा आपका व्याकरण का, उससे रिलेटेड हम लाएंगे और उसका पोस्टमार्टम करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तब बवाल मचाया जाएगा। अगर आप इतना कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको निबंध का ला देंगे, कैसे आपको पत्र लिखना है वो ला देंगे, वो सारा हम कॉपी पर बता देंगे आपको वीडियो बना करके, ठीक है ना? तो ये सारा चीज़ का एक-एक करके जो है ना, बिल्कुल बवाल तरीका से पोस्टमार्टम करना है। मिशन रखना है भाई साहब, कम से कम आपका 450 नंबर आना चाहिए। और इतना तो आराम से आप हँसते-खेलते ला सकते हैं। बस भाई के साथ मिले रहिए, जुड़े रहिए और वीडियो जो भी अच्छा लग रहा है, दोस्त के पास शेयर कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है? चलते हैं अब बिना किसी समय का हम लोग अपने मुद्दे पे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स किस-किस क्वेश्चंस का हम लोगों ने यहाँ पर संग्रह किया हुआ है और सभी क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा, जो गुरु नानक जी थे, वो पंजाबी के अलावा किस भाषा के किस भाषा में कविताएँ लिखते थे? किस भाषा में कविताएँ लिखते थे? अब खूब ध्यान देना है भाई साहब। ये गुरु नानक आपको पता है सिख धर्म के थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। बात समझे कि नहीं? कहेगा गुरु गोविंद, तो सिख के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह, ठीक है ना? ये सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना? ये जो है, ये पंजाबी पंजाबी भाषा के अलावा जो है ना, ये हिंदी भाषा में भी क्या करते थे, कविताएँ लिखते थे। हिंदी भाषा का अगर पूछेगा कि लिपि क्या होता है तो देवनागरी, जबकि पंजाबी का गुरुमुखी, ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जो चीज़ है उसको देखते हैं। कह रहा है क्या, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। देखिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि मनुष्य को गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। बात समझे कि नहीं? याद रखना है। करे क्या, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? देखिए गुरु नानक जो है किस मार्ग के कवि हैं, ऐसे होगा कवि, किस मार्ग के कवि है, अर्थात जो है वो निर्गुण भक्ति मार्ग, मतलब जो मूर्तियों का पूजा नहीं करते हैं। बात समझे कि नहीं? सगुन जो होंगे वो मूर्ति का पूजा करेंगे, ठीक है ना? सगुन मार्ग वाले होंगे, ठीक है। दूसरा बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था? देखिए गुरु नानक का जन्म जो है बहुत ही फेमस जगह लाहौर में, जो वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। बात समझे कि नहीं? वहाँ के तालवंडी नामक एक गाँव था, वहीं पे इस ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जबकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करें, वाणी कब विष के समान हो जाती है? मतलब ये कहा जा रहा है कि जब मनुष्य राम नाम का नाम नहीं लेता है, राम का नाम नहीं लेता है, तब वाणी विष के समान हो जाता है। मनुष्य को सुत उठकर कम से कम राम का नाम लेना चाहिए। इससे हमारी जो वाणी होती है शुद्ध होती है। बात समझिए कि नहीं? हमारी वाणी में मिठास आती है, मधुरता आती है। हमारा मन जो होता है, हमारा मन वो चंचल रहता है। हमारा मन जो होता है भाई साहब वो मलिन हो जाता है। बात समझे कि नहीं? किसके बिना भाई साहब हमारा वाणी विष के समान हो जाता है? राम नाम के बिना। इसलिए भाई साहब राम का नाम जपते रहना है। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या करेगा, प्रेमैनी श्री राधिका। भाई साहब बिल्कुल बवाल ये कविता है, ठीक है ना? करेगा प्रेमैनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? भाई साहब बिल्कुल बवाल क्वेश्चन एग्जाम में है, ये पूछता हुआ है। तो जब भी प्रेमैनी श्री राधिका है भाई साहब, याद रखिएगा रसखान के द्वारा ये लिखा गया कविता है, जो आपको श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों आदमी के ऊपर लिखा गया है। और दोनों आदमी को
माली और मालिन का दर्जा यहाँ पर कौन देता है? यहाँ पर कवि देते हैं जिनका नाम रसखान है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रसखान की रचनावली से लिया गया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बिल्कुल ध्यान देना है, आपको याद करना है, नहीं तो फिर बुरा में जाइएगा। आपका काम है भाई साहब, मेरा तो काम है बताना, उसके बाद आप समझते रहो यार। ठीक है, ठंडी भी बढ़ गया, थोड़ा सा बच उच के रहो सब, ठीक है। रजाई में घुस के वीडियो वीडियो देखना सब, बाहर नहीं। भले नींद लग जाए सो जाना, वीडियो देखना जरूरी थोड़े है यार। कह कि सुजान रस खान किन की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो जब भी रस खान का बात आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर रस खान से रिलेटेड जो होगा भाई साहब, आपको याद रखना है, वहां पर जो आंसर होगा रस खान। या फिर प्रेम से रिलेटेड कोई चीज आएगा, राधा और कृष्ण से रिलेटेड कोई बात आएगा, तो रस खान का नाम याद रखिएगा भाई साहब। ये बिल्कुल प्रेम रस में डूब गए हैं, याद रखना है ट्रिक से। नहीं कहा जाता है कि भाई साहब ये रस खान साहब जो है ये प्रेम रस में डूबे हुए आदमी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या करें? रसखान किस विषय से सिद्ध व्यक्ति थे, सिद्ध कवि थे? याद रखिएगा, सवैया छंद। सवैया छंद, बस समझ गई। ये छंद जो है ना, ये व्याकरण में कविता लिखने में प्रयोग किया जाता है। जब हम व्याकरण का प्रकार पढ़ते हैं तो उसका अंतिम प्रकार जो है छंद विचार, पांचवा प्रकार पढ़ते हैं, और जिसका अध्ययन हम लोग कवि बनने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारी किसने कहा था? ये आपको कविता से उठाया हुआ लाइन है, और ये कविता भाई साहब रस खान का जो कविता है प्रेमैनी सी राधिका, ठीक है ना, वहां से ये उठाया हुआ है रस खान के द्वारा। बात समझे कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको याद रखना, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन की ने कहा है। अभी जस्ट हम लोग बात की कि माली मालिन जो है कवि राधा और कृष्ण को कहा है। बात समझे कि नहीं? कि ये जो प्रेम नाम का वाटिका है, बात समझे कि नहीं, ये जो बगीचा है उसका जो माली मालिन है वो राधा और कृष्ण है, जो इस प्रेम वाटिका को सींचे हुए हैं, ठीक है ना, और इसको बहुत सुंदर सजा करके, बहुत सुंदर इसका विकास करके, बात समझे कि नहीं, विकसित करके इस वाटिका को बनाए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, धानानंद किस भाषा के कवि हैं? देखिए धानानंद किस भाषा के कवि हैं भाई साहब? याद रखिएगा, ब्रज भाषा के कवि हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेम, प्रेम वियोग, प्रेम रस मतलब कि रस के कवि हैं, ठीक है ना। इसलिए इनका घनानंद से रिलेटेड जब भी कोई बात आएगा, बात समझ रही, वो भी कृष्ण से रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो ब्रज भाषा। अगला, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह, बात समझ रही, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा धनानंद क्या किए थे? ये मारे गए हुए थे। अगला है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाटक है? किसका प्रसिद्ध नाटक है? ठीक है ना, किसका प्रसिद्ध नाटक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी भारत से, ठीक है ना, रिलेटेड, या फिर भारत से प्रेम के रिलेटेड, या स्वदेश, स्वदेश से रिलेटेड बात कोई आएगा, तो याद रखिएगा वहां पर, यहाँ पर प्रेम की बात किया जाएगा। बात समझ गए? आपको प्रेम किससे है? भारत से। बात समझ, और कैसा प्रेम है? तो घना प्रेम है। बात समझ नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेम घन। तो भारत सौभाग्य की बात किया जाए, स्वदेशी की बात की जाए, भाग्य विधाता की बात की जाए, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? आप प्रेमघन याद रखिएगा, ठीक है ना, आंसर मारना है। अगला क्वेश्चन क्या करे कि स्वदेशी कविता संकलित है? देखिए स्वदेशी कविता अगर कहेगा तो प्रेम घन सर्वस्व से। स्वदेशी कविता किससे संबंधित होगा? क्योंकि प्रेम घन से संबंधित है, क्योंकि हम स्वदेशी से बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए ट्रिक से याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? देखिए फिर आया स्वदेशी, तो स्वदेशी बात आया तो प्रेम घन। भाई साहब एकदम हम घने प्रेम करते हैं अपने देश से, अपने राज्य से, अपने लोगों से, ठीक है। सुमित्रा नंद पंत का जन्म कब हुआ था? देखिए सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? बात समझ नहीं, यानी पंथ, पंत का जो जन्म हुआ था एकदम साल के, भाई साहब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, एकदम अंत बराबरी में। बात समझ नहीं, साल के अंत कैसे करे, 1900 ईस्वी के साल के अंत में पंत का जन्म, अंत में 1900 ईस्वी, बिल्कुल बराबरी में, अंत में। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति बनी हुई है? देखिए सुमित्रानंद पंत जो है भाई साहब, याद रखिएगा वहां पर जनतंत्र का जो है जन्म, बेसिकली इस पर ये कविता लिखे हुए हैं, और वहां पर बताएंगे कि भारत के 30 करोड़ लोग गरीबी, भूखमरी
बात समझे कि नहीं? वो उदासी में कट रहे हैं, वहाँ पर जो भारत माँ है, वो उदास दिख रही है। भारत माँ जो है कष्ट में दिख रही है, इसलिए उनको बताते हैं कि उदास माटी का बना हुआ है। ठीक है ना? भारत की जो दर्द है, भारत का जो दुःख है, उसको वो बयाँ की हुई है। यहाँ की जो नेताओं के द्वारा इस देश को जैसे लूटा जा रहा है, बात समझे कि नहीं? भारत माता के नाम के आड़ में, बात समझे कि नहीं? तिरंगा के आड़ में जो लूटा जाता है, उसके बारे में वो बताए हुए हैं। कह रहा है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है, मतलब गरीबी और भूखमरी जैसी परेशानियों से ग्रसित है। तो 30 करोड़, याद रखिए कितना करोड़? 30 करोड़। ठीक है ना? 30 करोड़ लोग जो है इससे ग्रसित है। अगला, सर्दियों सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर्दियों की जो बु, ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पर इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? देखिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनतंत्र का जन्म, ये सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया कविता है कि सर्दियों की ठंडी बुझी आग सुबुगा उठी, जो आग ठंड हो कर बुझ चुकी थी, फिर से वो सुगबुगा उठी है। मतलब जो लोग नहीं कुछ बोलते थे, लोगों के जो शासन कर रहे हैं लोग होते हैं, उनकी बातों को, उनके शासन, उनके शोषण का शिकार बने हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, अब वो लोग जगने लगे हैं। बात समझे कि नहीं? अब वो लोग आवाज उठाने लगे हैं। ठीक है ना? मिट्टी की सोने मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। बात समझ नहीं? तो यहाँ पर ये जो लाइन है, वो कहाँ से लिया गया है? जनतंत्र का जन्म सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना? दूसरा करें, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के निवासी थे? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, बात समझे कि नहीं, ये बहुत बड़े जो है रचनाकार थे, साहित्य लेखक थे। ये जो थे बिहार से थे, बिहार के बेगूसराय, जहाँ से कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार कुमार है। बात समझे कि जहाँ के कन्हैया कुमार है, वहीं से हैं, ये बिहार के बेगूसराय से। ठीक है? अगला क्वेश्चन, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कार ये भाई गजब आ रहा है, पुरस्कार, बात समझिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भाई साहब, ये किस रचना के लिए मिला था? किस रचना के लिए दिया गया था? तो उर्वशी के लिए दिया गया था। उर्वशी उनकी रचना है जो बहुत फेमस रहा, उसके लिए उनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में नॉर्मल समझिए। करें कि कवि जो है दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? बात समझिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बात समझे कि नहीं? तो जनता के लिए ये सिंहासन खाली करने की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन, सिंहासन खाली करो कि जनता जनता है जनता आती है होगा, जनता आती है, बात समझे कि नहीं? जनता आती है, किस कविता का पंक्ति है? बात समझे, यहाँ पे याद रखना, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म किसके द्वारा? दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था। दिनकर, बात समझे कि नहीं? दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। बात समझिए, सुमित्रानंद पंत के द्वारा नहीं लिखा गया था, उस समय हम गलत बोले, दिमाग में मेरे नहीं आया। ठीक है ना? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ठीक है ना? जापान का राजधानी टोक्यो है। यहाँ के पैसा का नाम क्या भाई साहब? येन है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। जबकि नेपाल का राजधानी हर कोई जानता है, जहाँ पे सार्क का क्या है? मुख्यालय है। ठीक है ना? भूटान का राजधानी सब कोई जानता है, थिम्पू। ठीक है ना? और ईरान का राजधानी सब कोई जानता है। कहाँ पे ईरान की राजधानी भाई साहब? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। और यहाँ के मुद्रा का नाम भी क्या है? ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछता है। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं भाई साहब, क्लास में हम आपको बताए थे ईरान के मुद्रा का नाम, वहाँ उसका उसका राजधानी भी। ठीक है? अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा किस देश में पड़ता है? देखिए, हिरोशिमा भाई साहब जापान में पड़ता है। आपको याद होगा कि 1945 ईस्वी 24 अक्टूबर के दिन, सॉरी 24 अक्टूबर का है, 1945 ईस्वी में क्या हुआ था? 6 अगस्त और 9 अगस्त को, बात समझिए, 9 अगस्त और 6 अगस्त, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा में जो है पहली बार एटम बम अमेरिका ने गिराया। ठीक है ना? और पूरे हिरोशिमा को तबाह करके रख दिया। और 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी पर बम गिराया और पूरे नागासाकी को बर्बाद करके रख दिया।
उसी क्षण को, उसी पल को जो है ना, कवि ने अपने कविता के माध्यम से बताया हुआ है कि किस तरह देखते देखते एक समृद्ध, एक विकसित, एक हंसता खेलता शहर जो था राख में तब्दील हो गया। उस दर्द को वो बताए हुए हैं और आज तक वहां पर जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है जब जाते हैं तो। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, ठीक है ना। तार सप्तक के जो संपादक थे वो अज्ञे साहब थे। कौन थे? अज्ञे, याद रखना है, अज्ञे साहब। अगला क्वेश्चन, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, जब भारत विभाजन को, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत का राजधानी कोलकाता से दिल्ली घोषित करने की बात कही गई, ठीक है ना। एक वृक्ष की हत्या, किस हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो कहा जा रहा है कविता में, उस कविता में कवि जो थे, वृक्ष की जो सूखी डाली थी वो बताए हुए कि एक राइफल की तरह था। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? किससे बचाने की बात करता है? नादिरों से। बात समझे कि नहीं? लुटेरों, या लुटेरों नहीं होगा, बहुत लोग लुटेरों मार देते हैं, नादिरों से। चक्र बिहू किनकी रचना है? भाई साहब, चक्र बिहू किनकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ठीक है ना, कि चक्र बिहू किसकी रचना है। यहाँ पर याद रखना है, कुंवर नारायण सिंह की। चक्र बिहू किसकी रचना है? कुंवर नारायण सिंह की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान जो है भाई साहब, ये क्या है? बालकों को समझाने के लिए, अक्षर समझाने के लिए, ठीक है ना, वहां पर बाल मनोविज्ञान का क्या किया गया है? सहारा लिया गया है। बात समझिए, क्योंकि बालकों को समझाना है, छोटे बच्चों को समझाना है, तो इसलिए वहां पर बाल मनोविज्ञान करेक्ट। कवित्री कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटकता है? अटकता है, अटकता है, ठीक है ना। तो क्या नहीं अटकता है? तो क नहीं अटकता है, चौखट में क नहीं अटकता है। करेक्ट है। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो श्याम नंदन किशोर। अगला क्वेश्चन क्या करे कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो याद रखिएगा, बंगाल में लौटने की बात करते हैं। कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? देखिए, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, बिल्कुल बवाल तरीका से। लौट कर आऊंगा फिर, बात समझे कि नहीं? मतलब लौट कर आऊंगा फिर, मतलब हम उस जगह पर फिर से लौट के आएंगे जहां पर मेरा जीवन जो है आनंदमय कटता है। बात समझे कि नहीं? जहां पर मेरा जीवन आनंद से भर जाता है। आप कहीं पे लौट कर कब कैसे जाइएगा? इसका मतलब आप उस जगह से बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए जीवनानंद दास होगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पर? जीवनानंद दास। फिर क्या रखें, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे? तो जर्मन भाषा के कवि थे। अगला, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया, हाँ, रेनन मारिया रिल्के। ये मेरे बिना तुम बरहु रेनर मारिया रिल्के हैं, ठीक है ना। और इसको जो है हिंदी में अनुवाद कौन किए थे भाई साहब? आप याद रखिएगा, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इसको हिंदी में अनुवाद कर दिए थे। अगला क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? देखिए, अब यहाँ तक 39 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है भाई साहब, हम लोग व्याकरण को देखेंगे, क्योंकि वर्णिका जो है हम एक एक चैप्टर का डाल दिए हुए हैं, उसमें क्या गेस करना, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ज़्यादा पूछने का मतलब उसमें हमेशा नया क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता है। इसलिए जो बनाए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो होगा नहीं, 5 गो चैप्टर तो है यार, आराम से पढ़ सकते हो, बवाल मचा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब, ये जो था हम लोगों का, ये टोटल जो है आपका केवल पद भाग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग व्याकरण को कंप्लीट करेंगे, जिससे एग्जाम में गजब का क्वेश्चन आता है भाई साहब। अगर आप व्याकरण को कंफर्म कर लेते हैं ना, तो फिर उसमें मार्क्स आपका अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि व्याकरण के सारे पार्ट को हम लोग कवर करें और उसका पोस्टमार्टम करें, साथ में मिल के मचाएं बवाल। बात समझे कि नहीं? तो मेरे साथ बने रहिए भाई साहब, वीडियो अच्छा लगा और दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड नाइट।